दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। ललित लक्ष्मी विलास, जो कि पहले लक्ष्मी विलास थी और उसको बाद में ललित लक्ष्मी विलास बना दिया गया। लक्ष्मी विलास से ललित लक्ष्मी विलास कैसे बना, कैसे बिका और उसके पीछे क्या घोटाला हुआ। लेकिन अभी जो सीबीआई ने माना कि हाँ घोटाला हुआ है, पहले माना था कि नहीं हुआ है, फिर ये जो सारी जांच हुई, अभी आपके सामने जो रिजल्ट आया वो हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि सीबीआई अब इस पे वापस जांच करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के इस उपक्रम को बेचने के खिलाफ एक आदमी पिछले 18 साल से सिर्फ जनहित में, जो कि उसको गलत लगा, उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। तो आज हम उसी आदमी से बात करेंगे। नाम है अंबालाल नायक। 18 साल का उनका सफर और क्यों उनको लगा कि ये जो गलत हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और उनका सफर, उनका जो संघर्ष रहा, क्या रहा और इसमें क्या क्या गलत हुआ, आज हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ में हैं श्री अंबालाल जी नायक। अंबालाल जी नायक, आपका सीबीसी न्यूज़ राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप शुरू से आप बताइए कि किस तरीके से सरकार ने इसको, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा यही था कि ये घाटे का उपक्रम है और इसको बेच देना चाहिए, और बेच दिया, ठीक बात है, लेकिन उसको इतने में बेच दिया। सर, सबसे पहले तो ये कि ये घाटे का उपक्रम नहीं था। ठीक बात है। तत्कालीन विनिवेश मंत्री अरुण शौर्य, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिंदगी भर वो ईमानदारी की छवि लेके चला, परंतु मैं ये मान के चलता हूं कि देश के नागरिक ये समझ जाए कि ईमानदार नहीं था, वो महाभ्रष्ट था। और उसने अपने 40 साल 50 साल के अंतराल में उसने इस देश को डुबोने के लिए अपनी स्वच्छ छवि बनाने की कोशिश की, ताकि लोग ये समझे कि मैं तो साफ सुथरा हूं, ईमानदार हूं, मुझे क्या करना है। अब इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा आपको जी। स्थिति यह है, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल जो कि 1911 के अंदर बना था, तत्कालीन मेवाड़ रियासत के दौरान मेवाड़ रियासत का मर्जर हुआ। उस समय केंद्र सरकार और उदयपुर के पूर्व महाराणा भोपाल सिंह जी के प्रतिनिधि और जयपुर के राज प्रमुख के प्रतिनिधि, तीनों के प्रतिनिधियों के बीच में एक बैठक हुई माउंट आबू के अंदर 20 अप्रैल 1949 को। ठीक बात है। उसके अंदर यह तय किया गया कि मेवाड़ के इन पूर्व महाराणा साहब को क्या क्या संपत्तियां पर्सनल प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के रूप में दी जाए, क्या क्या इनकी डिमांड थी। यानी कि आप समझ सकते हो कि आप जब राज कर रहे हो और राज आपका चला गया है, तो आपसे पूछा जाएगा आप क्या क्या संपत्तियां रखना चाहते हैं। तो आपने एक प्रस्ताव रखा कि ये संपत्तियां हमें दे दो। हाँ, ठीक बात है। पूरे देश के अंदर मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसका अपना संविधान था। देसी रियासतों में सिर्फ मेवाड़ रियासत जिसका अपना संविधान था, और 27 मई 1947 को यह संविधान लागू हुआ। उस संविधान के अंदर महाराणा भोपाल सिंह जी, जिनके बारे में हमने देखा नहीं है, परंतु बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वो प्रजा के प्रति बड़े सॉफ्ट थे, बहुत ईमानदारी छवि के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने उस संविधान के अंदर यह व्यवस्था की कि कौन सी संपत्ति तो मेवाड़ रियासत की होगी और कौन सी संपत्ति महाराणा की निजी होगी। ठीक बात है। यह डिस्क्राइब कर दिया शेड्यूल के अंतर्गत, है ना। फिर यह जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर यह तय किया गया कि ये अमुक अमुक प्रॉपर्टी महाराणा साहब की निजी संपत्ति होगी और ये संपत्ति है वो राज्य सरकार की संपत्ति होगी। उस संपत्ति का ब्यौरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने महाराणा साहब को भेजा। मेरे पास उसके दस्तावेज हैं। उसके अंदर लक्ष्मी विलास पैलेस होटल
स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी। अच्छा, पहले स्टेट प्रॉपर्टी भी बिल्कुल बिल्कुल 1949 के अंदर। और जो आप आजकल जैसे राजकीय कार्यालयों में कहीं लेटर भेजते हैं तो एक फॉरवर्डिंग लेटर जाता है ऊपर, तो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ने अपना एक फॉरवर्डिंग लेटर भेजा साथ में, और उस फॉरवर्डिंग लेटर के अंदर लिखा अकॉर्डिंग आर्टिकल 12(2) ऑफ द कोविनेंट, ये जो इन्वेंट्री फाइनल हुई है तीनों रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में, वो महाराणा साहब आपको भेजी जा रही है। और इसमें कोई आपत्ति हो तो आप अकॉर्डिंग आर्टिकल 12(2) के अनुसार पेश करें। ठीक बात है। आर्टिकल 12(2) के अंदर यह था कि अगर जो इन्वेंट्री साथ में भेजी है वो इन्वेंट्री, अगर कोई महाराणा साहब कहते हैं कि नहीं यार मुझे ये स्टेट प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई आपत्ति अगर है तो 1 मई 1949 से पहले महाराणा साहब को वो आपत्ति प्रकट करनी थी केंद्र सरकार को। ठीक। और फिर उस आपत्ति के ऊपर केंद्र सरकार, राजस्थान राज्य के राज प्रमुख जयपुर से और महाराणा साहब के प्रतिनिधि या केंद्र सरकार डिसाइड करती, क्योंकि महाराणा साहब को तो अगर कोई आपत्ति होती तो महाराणा साहब की कंसर्न तो आ गई, परंतु राज प्रमुख की कंसर्न लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल तय करता कि वास्तव में यह संपत्ति कंसीडर की जाए या नहीं। महाराणा भोपाल सिंह जी ने उस इन्वेंट्री में जो भी स्टेटस लिया था संपत्तियों का, कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। आपने बात पकड़ी। 1 मई 1949 से पहले महाराणा साहब ने कोई कोरस्पॉन्डेंस नहीं किया। परंतु जो इन्वेंट्री भेजी थी उस इन्वेंट्री के आइटम नंबर 7 और 8 के अंदर लक्ष्मी विलास और गैराज अंकित था। अच्छा, वो जो इन्वेंट्री आई थी उसके क्रम संख्या 7 और 8 के अंदर लक्ष्मी विलास और गैराज नाम अंकित था। तो उन्होंने गैराज के सामने लिखा था स्टेट प्रॉपर्टी बट विल बी ट्रीटेड एज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ महाराज प्रमुख। तो महाराणा भोपाल सिंह जी ने केंद्र सरकार को 27 जून 1949, कब 27 जून 1949 यानी कट ऑफ डेट निकलने के बाद में, कि आपने जो इन्वेंट्री भेजी थी ओके, उसके अंदर कुछ स्मॉल टाइपिंग एरर रह गई है। और टाइपिंग एरर क्या रह गई है कि आइटम नंबर 7 और 8 लक्ष्मी विलास और गैराज का जो मेंशन किया हुआ था, तो जो 7 के सामने जो इबारत रखी है वो 8 में लिखे और 8 के सामने जो इबारत लिखी है वो 7 में लिखे। यानी कि गैराज कैन नॉट बी ए स्टेट प्रॉपर्टी और रॉयल गेस्ट हाउस। आप समझिए बात को। समझ गया। तो उन्होंने वो एरर थी ना, टाइपिंग एरर, वो शुद्ध करने के लिए एक दूसरे के एक्सचेंज में, है ना, आप समझो गैरेज के सामने जो लिखा था स्टेट प्रॉपर्टी बट विल बी ट्रीटेड एज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ महाराज प्रमुख, वो फिर लक्ष्मी विलास के सामने अंकित हुआ। यानी कि टिल 27 जून 1949 तक उस इन्वेंट्री के बारे में महाराणा भोपाल सिंह जी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। ओके, अब देखना मैं इस लक्ष्मी विलास की हिस्ट्री कैसे रही, कैसे चोरवाड़ा हुआ, मैं ये कहना चाहूंगा स्पष्ट। हो हिम्मत तो आवे सामने। होता क्या है आपको बता दूं। उसके बाद में महाराणा साहब ने केंद्र सरकार को एक प्रेम पत्र लिखा, उसके अंदर कहा कि सहेलियों की बाड़ी वो भी स्टेट प्रॉपर्टी थी उस इन्वेंट्री में, सहेलियों की बाड़ी और लक्ष्मी विलास को मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी कंसीडर की जाए आफ्टर कट ऑफ डेट, नॉट बिफोर दैट। तो केंद्र सरकार में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे वहां, वीपी मेनन और एमके वोलोडी। अच्छा, उन्होंने 28 मार्च 1951 को महाराणा भोपाल सिंह जी, लेटर है मेरे पास, महाराणा भोपाल सिंह जी को वो लेटर लिखा कि ठीक है आपने जो हमें रिक्वेस्ट की थी उसको हमने कंसीडर की है और कंसीडर करने के बाद में लक्ष्मी विलास और सहेलियों की बाड़ी को आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है। ओके, होता क्या है, वीपी मेनन को राइट था या नहीं, वो राइट कैसे था, राइट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कट ऑफ डेट से पहले महाराणा भोपाल सिंह जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया था। दैट इन्वेंट्री वाज द एब्सोल्युटली फाइनल। एग्जैक्टली। ओके, अब मेरे पास दोनों एविडेंस है, आप समझिए ना।
भोपाल सिंह जी का 27 जून 1949 वाला लेटर और 28 मार्च 1951 वाला लेटर, यानी कि वो जो लेटर है 28 मार्च 1951 का, वो ये प्रमाणित करता है कि इस लेटर से पहले लक्ष्मी विलास और सैल्यू की बाड़ी महाराणा साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। साफ हो गया, क्लियर हो गया ये बात। अब होता क्या है, तत्कालीन मुख्यमंत्री 2-3 रहे उस समय, मणिकलाल वर्मा जी भी रहे और फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी भी आ गए। और मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक हल्का फुल्का यूं बुजुर्गों से सुनते थे कि ये राजा महाराजाओं का राज तो चला गया था, तो थोड़े से ये उबाला रहा इनमें कि कैसे मतलब राज चला गया, तो यूं थोड़ा सा क्या कहूं मैं, उग्रवादी रहे। उग्रवादी इन द सेंस मतलब उग्र, हाँ मतलब उग्र स्वभाव के रहे। हाँ, तो नहीं कह सकते हाँ, 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 उग्र स्वभाव के रहे, क्योंकि राज चला गया तो नेचुरल है, कंट्रोल नहीं रहा। क्या स्थिति रही आप समझ सकते हो। किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी जनता को कि कौन सी प्रॉपर्टी महाराणा साहब की है पर्सनल और कौन सी राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है। ओके, कौन जानता था। उदयपुर शहर के अंदर मास्टर बलवंत सिंह मेहता, जो संविधान निर्मात्री सभा के मेंबर भी थे और उस समय के फर्स्ट पार्लियामेंट जो बनी लोकसभा, उसके भी लोकसभा सदस्य थे। और मास्टर साहब बलवंत सिंह जी मेहता ने 1980 के अंदर एसडीओ गिरवा, जो राजस्थान अनऑथराइज ऑक्यूपेंट एक्ट के कस्टोडियन हैं 1964 के, तो उसमें उनको राइट है, वही ऑथोरिटी है। उनके अदालत में उन्होंने एक बात दायर किया कि लक्ष्मी विलास सिटी पैलेस, जग मंदिर, जग निवास, सैल्यू की बाड़ी, ये प्रॉपर्टियां है वो स्टेट प्रॉपर्टी है और कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। लाइक अभी कब्जे चले ही आ रहे हैं, आप समझो, तो इनको बेदखल किया जाए। 1980 के अंदर तत्कालीन एसडीओ गिरवा आईएएस ऑफिसर थे सीएस मैथ्यू, बाद में राजस्थान सरकार के अंदर आपको ध्यान हो तो वो चीफ सेक्रेटरी बने। उन्होंने अपने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया कि लक्ष्मी विलास, सिटी पैलेस, जग मंदिर, जग निवास, सैल्यू की बाड़ी, ये सारी प्रॉपर्टियां है वो स्टेट प्रॉपर्टी है। महाराणा भगवत सिंह जी को अवगत कराया कि आपके पास कोई इन्वेंट्री हो और आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हो कि ये प्रॉपर्टी है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंसीडर की जाए तो आप पेश करें। सीएस मैथ्यू साहब के सामने भी पेश नहीं कर पाए और उन्होंने जो प्राइमरी इंक्वायरी हुई उसकी सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास। उसके बाद में आदित्य मेहता जी आई, एसडीओ गिरवा आईएएस, कंटिन्यू में वापस है ना, फाइनल ट्रायल चालू हुई। फाइनल ट्रायल के अंदर भी लेट महाराणा भगवत सिंह जी को अपॉर्चुनिटी दी कि आपके पास इन्वेंट्री से संबंधित कोई दस्तावेज हो तो आप न्यायालय में पेश करें, परंतु लेट महाराणा भगवत सिंह जी फेल्यूर हुए, दस्तावेज पेश नहीं किए और दस्तावेज पेश नहीं किए तो फिर उन दस्तावेजों की एब्सेंस में क्या किया जाए। किया यह गया कि मेवाड़ का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था और मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब कर रखा था शेड्यूल 1, 2, 3, 4 है ना, वो उसके अकॉर्डिंग ये संपत्तियां स्टेट प्रॉपर्टी मानी हुई थी। उन्हें अभी स्टेट प्रॉपर्टी से वापस ये जैसे कि ये आईटीडीसी को गया जी, ये मैं थोड़ा सा अब आ ही रहा हूं। तो उस समय मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन को है ना ऑथेंटिक मानते हुए मिसेज आदित्य मेहता ने फैसला दिया कि नहीं, ये सारी प्रॉपर्टियां इंक्लूडिंग लक्ष्मी विलास स्टेट प्रॉपर्टी है और विपक्षी गण 30 दिन के भीतर कब्जा खाली करके तहसीलदार गिरवा को कब्जा सुपुर्द करे। ठीक बात है। और उसके ऊपर किराया वसूल किया जाए और किराए के ऊपर भी फिर 6% इंटरेस्ट भी वसूल किया जाए। 1994 जनवरी के अंदर मार साहब बलवंत सिंह जी मेहता वो रेगुलर पेशी अटेंड करने जाते थे। वो बुजुर्ग उस समय भी 100 साल के थे। तो कहा गया होगा क्योंकि क्वासी जुडिशियल ऑफिसर है, फील्ड का काम भी रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कहीं गए होंगे फील्ड में, किसी ने कंसर्निंग क्लर्क ने बता दिया होगा कि साहब आज फील्ड में है। तो मार साहब बलवंत सिंह जी मेहता है ना वो घर चले आए। फिर बाद में मेरे ख्याल से 2-4 दिन बाद में पेशी का पता करने गए होंगे कि अगली पेशी कब है। तब तक उनको पता लगा कि यह मामला तो आदम हाजिरी में खारिज कर दिया।
वो जब उनको पता लगा आदम हाजिरी में खारिज कर दिया, तो फिर मार साहब बलवंत सिंह जी मेहता ने रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन ड्यू टाइम में, वो जो एक लिमिटेशन है ना, उस लिमिटेशन के अंदर मार साहब बलवंत सिंह जी ने एप्लीकेशन लगा दी कि मैं तो आया था, परंतु मुझे ये बताया गया कि पीठासीन अधिकारी महोदय है ना अदालत में नहीं है, आज कहीं फील्ड में गए हुए हैं और आएंगे और अगली तारीख दे देंगे। वो एप्लीकेशन जो रेस्टोरेशन की लगाई वो 2002 तक पेंडिंग चली रही। तब तक लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के ऊपर इन चोरों की निगाहें थी। बाबू, साजिश, और इस साजिश के तहत ललित सूरी ने विभिन्न बैंकों से 300 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कराया था। और मेरे पास कटिंग है न्यूज़पेपर की कि उसने ये कहा कि मैं 300 करोड़ रुपए लोन इसलिए लिया है कि आईटीडीसी की कुछ होटलें मुझे खरीदनी है। अच्छा है। जब टेंडर आउट नहीं हुए और टेंडर से पहले उसने कहा 300 करोड़ रुपए का लोन भी उसने सैंक्शन करा लिया। आप समझ सकते हो ना? समझ सकता हूं। और उसने न्यूज़पेपर में डिक्लेयर भी, बड़बोलापन था उसका, न्यूज़पेपर में डिक्लेयर भी कर दिया कि नहीं, मैं तो आईटीडीसी की चेन ऑफ होटल्स परचेज करने जा रहा हूं। चेन ऑफ होटल्स, एक दो होटल नहीं, चेन ऑफ होटल्स, चेन ऑफ होटल्स 300 करोड़ में। और वही हुआ, टेंडर हुआ। सिंगल टेंडर पर स्वर्गीय ललित सूरी जी की कंपनी को यह लक्ष्मी विलास 7 करोड़ 52 लाख रुपए में सौंप दी गई, जिसके अंदर 90 बीघा जमीन भी है, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी था, फिक्चर्स थे, ये सारा आप समझ सकते हो। और इन्होंने 20 फरवरी 2002 को इस लक्ष्मी विलास को आईटीडीसी से अलग करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला था कंपनी लॉ बोर्ड ने कि लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर को उदयपुर होटल प्राइवेट लिमिटेड बनाने जा रहे हैं। अगर इस बारे में किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन रेज करे। होता क्या है, उसको मैंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये प्रॉपर्टी तो वैसे आईटीडीसी की नहीं है, आईटीडीसी के फेवर में टाइटल ही नहीं है और टाइटल इज अंडर डिस्प्यूट, राइटिंग में दिया मैंने। मेरा ऑब्जेक्शन ऑन रिकॉर्ड ले लिया। सबसे बड़ी बात तो देखो आप, उन्होंने रिकॉर्ड पे ले लिया और रिकॉर्ड पे लेने के बाद में एक रिमार्क डाल दिया, पिटिशनर इज एडवाइज टू अप्रोच विद द एप्रोप्रिएट फोरम। आप भी समझते हो एप्रोप्रिएट फोरम। अरे जब मैंने ऑब्जेक्शन लगाया तो कम से कम ये तो क्वेरीज कर लेते हैं कि किन आधारों पे है ना आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। उसके कागज वगैरह आपने सारे सबमिट किए थे? अरे सर नहीं, कागज मैंने ऑब्जेक्शन तो भाई सिंगल पेज में आपको निवेदन करूं, झूठ तो चलेगी नहीं, परंतु जब मैंने ऑब्जेक्शन राइटिंग में दिया है, मेरा ऑब्जेक्शन आप कंसीडर भी कर रहे हो, वहां रिकॉर्ड पे ले रहे हो, तो कम से कम आपकी ये ड्यूटी तो बनती थी कि भाई अंबालाल कहाँ है, को किस आधार पे है, किस आधार पे आप कर रहे हो और किस बिना पे कर रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो उस समय मैं देता, उस समय मैं देता क्योंकि मैं अवगत हो चुका था। कौन सा 1980 वाला है ना फैसला, 1982 वाला फैसला, 1983 वाला फैसला मार साहब बलवंत सिंह जी मेहता ने मुझे बता दिया था, परंतु ये मौका ही नहीं दिया गया और ये औने पौने दाम में बेच दिया। आपको निवेदन करूं, फिर काफी आंदोलन चला, मैंने प्रोटेस्ट भी किया। मैं राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर गया था पीआईएल लेकर के इसी मुद्दे को कि भाई लक्ष्मी विलास पैलेस होटल जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उसको कौड़ियों के दाम 7 करोड़ 52 लाख रुपए में बेच दिया। ये कब गए थे आप राजस्थान हाई कोर्ट में? 2002 में। 2002 में मतलब ये जो भी हैंड ओवर होने के बाद, हैंड ओवर होने के बाद जी, तो उसका फैसला आया 4 अप्रैल 2002 को। ठीक है, उसमें हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था? हाईकोर्ट ने मुझे कहा कि नहीं, ये तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। क्या कहा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, सब कुछ मैनेज। आप समझ लो ना, सब कुछ मैनेज। और मुझे कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बावजूद भी जस्टिस राजेश बालिया और जस्टिस के आचार्य, उन्होंने मुझे लिबर्टी दी कि आपके पास वर्तमान समय में कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके
कि ये प्रॉपर्टी करोड़ों की है, करोड़ों की है। इसलिए आपको लिबर्टी दी जाती है कि जब कभी भी आपके पास दस्तावेज हाथ लगे आप एक फ्रेश पिटीशन लेकर के न्यायालय में फिर हाजिर हुए। ओके, तब तक तत्कालीन कलेक्टर थे विनोद कपूर, आपको ध्यान हो तो विनोद कपूर साहब ने ये सारा विरोध देखा। देखने के बाद में विनोद कपूर साहब को भी लगा कि नहीं यार मामला कुछ गड़बड़ दिखता है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग है ना, आक्रोश है, सब कुछ है। तो उन्होंने जिला कलेक्टर स्टाम्प ड्यूटी को कलेक्टर स्टाम्प ड्यूटी को निर्देश दिया कि इस लक्ष्मी विलास पैलेस का असेसमेंट करवाया जाए, लैंड और बिल्डिंग का जी। और उस कलेक्टर साहब के है ना निर्देश पर कलेक्टर स्टाम्प ड्यूटी ने सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि आप इसका असेसमेंट करें। असेसमेंट किया तो उन्होंने 26 मार्च 2002 को ही, 22 मार्च को तो इन्होंने डायरेक्शन दी है और 26 मार्च को वो रिपोर्ट आ गई। अच्छा, असेसमेंट की चार दिन के अंदर। हाँ, ये है मेरे पास। 4 दिन के अंदर वो रिपोर्ट आ गई। आपको बताऊं तो उसके अंदर सिर्फ जमीन के एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से 151 करोड़ 38 लाख 24,400 रुपया है ना असेसमेंट आया। और जिसके अंदर बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर्स की कॉस्ट असेसमेंट करने नहीं दिया था इस वर्तमान ललित सूरी की कंपनी ने। और यह रिपोर्ट है वो जिला कलेक्टर उदयपुर को पेश की उसी वक्त पेश कर दी थी। हाँ, सेम डे। होता क्या है, तब तक हमें भी है ना, आप समझ सकते हो, पता नहीं लगा। परंतु कालांतर में जब मुझे पता लगा, जब 4 अप्रैल 2002 को मेरी PIL खारिज की तो मैंने भी हाथ पांव फैलाने चालू कर दिए। हाथ पैर फैलाने क्या, हाथ पांव मारने चालू किए कि मैंने कहा कोई सोर्स तो पता लगे। मैं गया कलेक्टर स्टाम्प ड्यूटी के पास, मैंने कहा सर ऐसी बात है। तो वहां से मुझे पता लगा कि अंबलाल हमने असेसमेंट करके रिपोर्ट है वो जिला कलेक्टर को दे दी है और अनऑफिशियल कॉपी मुझे भी सौंप दी। मैंने वो सर्टिफाइड कॉपी ली, सर्टिफाइड कॉपी लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट वापस गया। परंतु तब तक भैंस पानी में बैठ चुकी थी। कंप्लीट मामला जैसे समुद्र में भांग घुल चुकी थी। वही जस्टिस बालिया साहब और के आचार्य जी कहते हैं कि आपने तो हमारे आदेश को गलत रूप में है न पढ़ा। अच्छा, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप समझो, मेरे एडवोकेट भी थे, मैं हो सकता हूं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे वकील तो पागल नहीं थे, आप समझो। और उन्हीं की लैंग्वेज थी और लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज, लिबर्टी दी थी। और उन्होंने जो मोडस ऑपरेशन जो बताया था कि नहीं ये तो सिर्फ बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, परंतु होता क्या है आपको बता दूं, कोई बात नहीं, मैं बैठने वाला नहीं था, वो रीट पिटीशन भी खारिज कर दी। तब तक मैंने SDO गिरवा के वहां मार्ट साहब बलवंत सिंह जी मेहता का जो मैटर चल रहा था ना, अदम हाजिरी में खारिज किया था, उस मैटर को मैंने जिंदा कर दिया, एप्लीकेशन लगाई और वो मामला वापस रेस्टोर करा लिया 27 मई 2002 को। उस समय SDO गिरवा T रविकांत जी थे, उन्होंने वो मामला रेस्टोर किया। अखबार में आते ही दूसरे दिन T रविकांत का 28 मई को ट्रांसफर उदयपुर से, उनको ज्वाइनिंग पीरियड भी नहीं दिया गया। प्यारे, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, उसको ज्वाइनिंग पीरियड भी नहीं दिया। 10 दिन का ज्वाइनिंग पीरियड होता है ना, प्रशासनिक कारणों से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो 10 दिन का ज्वाइनिंग पीरियड देते हैं, परंतु उनको निर्देश मिला कि नहीं, कल शाम को है ना तक रिपोर्ट करो और ज्वाइन करो। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि पहाड़ नहीं टूट रहा था। पर अब जैसा कि आप समझ सकते हो कितना पावरफुल आदमी था वो, ये काम हुआ। अब विधिवत ट्रायल चालू, सेक्शन 4 के नोटिस भी जारी कर दिए। उसके बाद में T रविकांत जी चले गए, फिर हमारे जगमोहन सिंह जी, आपको ध्यान हो तो SDO गिरवा बन के आए, तो उनकी अदालत में है ना ये ट्रायल चलती रही। ट्रायल चली तो आपको बता दूं कि वहां PP चौधरी और भावना कोहली करके है ना, भावना कोहली दिल्ली से आई थी भसीन एंड कंपनी से, PP चौधरी साहब जोधपुर से आते थे। इन्होंने कंटेस्ट किया और कंटेस्ट के दौरान आपको बता दूं ये गलती से इनका सेल एग्रीमेंट है ना, वो कोर्ट के अंदर पेश कर दिया। अच्छा, कौन सा? सेल एग्रीमेंट। हाँ, और सेल एग्रीमेंट के अंदर है ना साफ साफ लिखा हुआ था
कि गुडविल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, दिस दैट, आप समझ सकते हो ना, एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वो सारा लिखा हुआ था। वो हाथ लग गया। मैंने तो इसका मतलब जो पहले जो जज ने जब पहले आपकी पिटीशन खारिज करी थी जिसमें ये कहा गया था कि ये खाली बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें उन्होंने जब वो हलफनामा दिया होगा जी, तो कहीं ना कहीं वो झूठा दिया होगा, पक्की बात है, उसी के आधार पे वो किया बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा ना हमने तो बिजनेस लिया। अभी भी मेरे पास, मैं फोटोकॉपी करने दे आया हूं, 4 पेज का जजमेंट है, मैं कहीं भेज रहा हूं अभी, आपको बता दूं, तो उसके अंदर बेकायदा लिखा है। अरे कहां कहां झूठ बोलेंगे आप बताऊं, पूरा झूठ का पुलिंदा है, माफ करना, टॉप टू बॉटम। न्यायालय को भी गुमराह किया। जब उन्होंने ये सारे जब एग्रीमेंट करा उसके बाद में फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार अब मेरे पास, आप समझ सकते हो ना, हाईकोर्ट से मुझे लग गया कि यहां मुझे रिलीफ मिलनी नहीं है। फिर मैंने सीबीआई कार्यालय जोधपुर अप्रोच की। ठीक बात है। वहां पे आप समझ सकते हो कि ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन आदमी कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो सीबीआई में आप कब आपने दिया था मामला? 2006 से मैं लगातार, अपनी कहावत है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे दिमाग में एक फिट था कि भाई अधिकारी है ना, डिपेंड करता है, आप समझो। जैसे कि मेरे जस्टिस राजेश बालिया जी ने अपने ही फैसले पे कह दिया कि नहीं, मैंने तो ऐसी लिबर्टी दी नहीं दी। अब वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल है, आप समझ सकते हो ना, कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार एसपी वहां भी है ना, आप समझो, मैं पूरे दस्तावेज, कौन से असेसमेंट जो किया था ना कलेक्टर स्टैम्प ड्यूटी ने, वो एज वेल एज उनका परचेज, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो भी था, वो सारे के सारे मैंने एसपी को, जो भी एसपी आता ना, उनको फैक्स करता रहता और टेलीफोन पे बात भी। अब क्या है कि अधिकारी हैं, आप समझ सकते हो कि ज्यादा प्रेशर भी अपन नहीं कर सकते, चिड़चिड़ा जाए करे। तो उन्हें कहा बस आपका काम था, आपने डॉक्यूमेंट भेज दिया, अब हमारा काम है आगे। मैंने देखा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं वही मान के चला कि ये भी जय हिंदी है, परंतु हिम्मत नहीं हारी। किस्मत तेज और सत्यमेव जयते, NS यादव करके एक एसपी जोधपुर के अंदर आए, उनसे वापस कांटेक्ट किया मैंने। उस बंदे ने मुझे ये कहा कि अंबालाल नायक, ये दस्तावेज मुझे भेजो। मैंने फैक्स भी किए और बाई कोरियर भी भेज दिया, आपको बता दूं। फिर मैंने टेलीफोन पे कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर मिल गए? तो हाँ मिल गए। मैं, एक राजेंद्र सिंह जी शेखावत और SQ अली, 2 जने थे, ये DYSP। उन्होंने कहा इनको मैंने एग्जामिन करने के लिए दिया है और आप उनके संपर्क में रहना, अगर कोई किसी प्रकार से क्वेरीज आती है तो आप उनको संतुष्ट करना आपके हिसाब से। फिर वो जो भी कंक्लूजन आएगा वो मुझे पेश करेंगे, उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा। उन्होंने अपनी प्राइमरी इंक्वायरी के अंदर ये मान लिया कि इस लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के बेचान के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। रिपोर्ट है वो एसपी साहब को पेश की, एसपी साहब ने एग्जामिन की उस रिपोर्ट को, और एसपी साहब उस रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद में सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में उनसे परमिशन लिया, आप देखिएगा, बेकायदा परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद में उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर ली। अब देखना, एफआईआर लॉन्च करने के बाद में विधिवत जांच चालू हुई सर। तो एक बार एसपी साहब है ना, इस अरुण शौरी के घर पे गए पूछताछ करने के लिए। ये सफेद हाथी, आप समझ रहे हो ना, उस एसपी को धमकाने लगा सीबीआई के, और रणजीत सिन्हा को टेलीफोन किया कि आपके आदमी को तमीज नहीं है, मेरे से इंक्वायरी करने आया, मैं तो है ना एक्स मिनिस्टर हूं। एसपी भी आप समझ सकते हो ना, जिस एसपी ने इस लेवल पे अगर कोई एक्सरसाइज की है तो उसने पहले डायरेक्टर, हाँ ना डायरेक्टर साहब से परमिशन ले ली थी राइटिंग में कि हम ये करने जा रहे हैं, पूछताछ करने जा रहे हैं। तो उस पूछताछ के बाद में रणजीत सिन्हा ने बुला लिया तो भाई नेचुरल बॉस था वो, तो उन्होंने कहा साहब आपसे ड्यूली परमिशन लेके गए हम। तो रणजीत सिन्हा ने कहा वही पंजाबी में, तो जाओ वापस। ये मतलब अनऑफिशियल है, परंतु अब जो घटनाक्रम है वो मैं नहीं अवगत कराऊंगा। तो और वापस गए, जांच किए, उसको कहा कि तू चिल्लाता रहा, पहले जांच में कोऑपरेट करना है कि नहीं करना है।
वापस जाके ड्राइंग रूम से वापस गया होगा अंदर, वापस टेलीफोन किया कि नहीं पूछताछ तो करेंगे। ये एपिसोड हुआ। लेजार्ड ग्रुप बॉम्बे के वहां रेड पड़ी सीबीआई की, डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के वहां भी इन्होंने रेड डाली। अब आप देखना, इस प्रॉपर्टी के लिए आईटीडीसी के उस समय के चेयरमैन थे अश्विन लोहानी। उस अश्विन लोहानी ने बीइंग आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएमडी होने के नाते डिस इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी और मिनिस्टर को लेटर लिखा कि इस लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का डिस इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए, बीइंग रीजन कि टाइटल है वो आईटीडीसी के फेवर में नहीं है। देखिएगा, ये उस वक्त लिखा था। हाँ 2000 फरवरी 2000 से पहले, फरवरी 2002 से पहले जब सीबीआई ने रेड डाली वहां, वो प्रेम पत्र भी मिल गया। अच्छा, जो वो उस वक्त लेटर लिखा था। यस यस, अदरवाइज अगर वो लेटर नहीं लिखा होता तो अश्विन लोहानी साहब भी आज की तारीख में एक्यूज्ड होते। परंतु उस लेटर की बदौलत अश्विन लोहानी तो बच गए, क्योंकि उसने बाद में जब सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी करी थी तो उस सीबीआई ने इसके अंदर इसका जो असेसमेंट जो निकाला था, उसने पर्सनल निकाला था या आपके पास में जो कागज थे उसके आधार पर निकाला? मेरे पास कागज थे। आपके पास में मेरे पास कागज थे। उसने मार्केट वैल्यू भी लिया, आपको बता दूं। सारा इन्वेस्टिगेशन बहुत थोरोली इन्वेस्टिगेशन। तो उस वक्त 252 करोड़ रुपए या ऐसा कुछ जी निकाला था। उसके अंदर भी हिंदुस्तान जिंक को 10 बीघा जमीन दे रखी है सर। अच्छा, जो इधर ये जो पीछे वाली जिसपे जो अभी हिंदुस्तान जिंक का हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस बना हुआ है। जी हाँ। तो वो 10 बीघा जमीन इंक्लूड नहीं थी, आपको बता दूं। और असेसमेंट किया आपके सामने है। और फिर एनएस यादव साहब ने ये सारा मान लिया कि नहीं, इसके अंदर है ना ये अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो अपनी रिपोर्ट है वो चार्जशीट फाइल करने के लिए चेयरमैन अपना डायरेक्टर सीबीआई को दिल्ली भेजी। तब तक वो एनएस यादव साहब का रिटायरमेंट आ गया। एनएस यादव साहब रिटायर्ड हो गए, वो रिपोर्ट दफन हो गई। सीबीआई डायरेक्टर और सत्ता परिवर्तन हुआ। उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए है ना डायरेक्शन दिए। मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी ने कोई ऐसा दबाव डाला होगा, परंतु नीचे है ना। लेकिन फिर भी सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद में ही सीबीआई के अधिकारी भी बदल गए। नहीं, अधिकारी बदल गए, उनकी सीबीआई के काम की शैली भी बदल गई। काम की शैली बदल गई, स्टेटमेंट भी बदल गए। जी बिल्कुल। जिस सीबीआई ने ये कहा था कि 252 करोड़ रुपए की संपत्ति है, सत्ता परिवर्तन के बाद में वो ये बोलती है कि नहीं जायज है, वो तो 7.5 करोड़ की थी। 7.5 करोड़ की थी। तो इसमें कहीं ना कहीं सत्ता का कोई ना कोई तो दुरुपयोग हुआ है। डंडा दिया है सीबीआई को, प्रेशर दिया है। तब जाके वो भी सरकारी अधिकारी थे और एसपी लेवल का आदमी, कोई इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जांच नहीं कर रहा था, एसपी लेवल का, और विदाउट इन्वेस्टिगेशन। इवन आपकी जानकारी के लिए मैंने अप्रोच की, मैंने कहा सर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। क्या कहा? इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना चाह रहे हो तो मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, परंतु किसको करना था इन्वेस्टिगेशन? विदाउट इन्वेस्टिगेशन, आप समझिए ना। क्लोजर रिपोर्ट 13 अगस्त 2019 को क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी न्यायालय में। अब न्यायालय के सामने प्रश्न चिन्ह यह लगा कि जिस समय प्राइमरी इंक्वायरी हुई उसमें आपने माना, फिर इंक्वायरी हुई, फिर उसके अंदर माना, एफआईआर लॉन्च की, तब तक आप कन्विंस थे कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जांच हुई है उसकी, और आप कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि अपने ही दो बयान नहीं दे, कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर उन्होंने उस एफआईआर के आधार पे आप समझो कुछ कंक्लूजन निकाला और 13 अगस्त 2019 को उन्होंने वो क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और दिशा निर्देश दिए कि आप इन बिंदुओं पे पुनः जांच करो, 1 महीने के समय के भीतर वापस पेश करो। परंतु आप समझ सकते हो ना, जुडिशली है और सीबीआई वाले, आप समझ रहे हो ना क्या है कार्यशैली, बहुत करीबी से जानता हूं मोटे तौर पे। तो उन्होंने पूरा टाइम निकाल दिया, आपको बता दूं, और अभी जाके वापस है ना क्लोजर रिपोर्ट। वो तो है ना, आप समझोगे देश में ऐसे बहुत कम होंगे जज
जो इतना बड़ा दिल गुर्दा रखते हैं, आप समझो ने, और उन्होंने देश हित के अंदर अपना वापस ऑब्जर्व सो मोटो है ना, अपने यहाँ भी प्रसंज्ञान लेते हैं ना, प्रसंज्ञान लेते हैं, हाँ, वैसे ही उन्होंने प्रसंज्ञान लिया और नहीं, अब फर्दर जांच की जरूरत ही नहीं है, 2 बार क्लोजर रिपोर्ट ला रहे हैं। और उन्होंने ये कॉग्निजेंस ले लिया और सेक्शन 18 के तहत है ना, इस प्रॉपर्टी को वही भ्रष्टाचार से अर्जित प्रॉपर्टी मानते हुए कुर्क करने के आदेश दिए। अभी इस पे वापस जो भारत होटल्स हैं उन्होंने वापस इस पे ऑब्जेक्शन लगाया है। सर मैं ये मानता हूं हाईकोर्ट को कोई पावर नहीं है आज की तारीख में जांच करने का, जांच तो वही करेगी ट्रायल कोर्ट ही। आप समझो, बेल है ना, अपने यहां कोई मुलजिम होता है, सेशन कोर्ट से अगर उसकी जमानत खारिज हो गई, अरेस्ट कर लिया, तो जमानत के लिए एज पर शेड्यूल, एज पर लॉ हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में जमानत ले आएगा, परंतु ट्रायल है ना, यहां निचली अदालत में ही ट्रायल होगी सर, प्रोसीजर है, वो सेशन कोर्ट भी ट्रायल नहीं करेगी। अगर सेशन ट्रायल है तब तो बात अलग है, परंतु हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगी। सीबीआई ने क्योंकि कोर्ट को कही थी, कहीं ना कहीं मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि जब कोर्ट ने ये पूछा था कि मतलब आपको कैसे जानकारी मिली या आपको, तो उन्होंने शिकायत के बिना पे कहा जी, और शिकायतकर्ता का नाम नहीं बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये मौखिक मतलब मौखिक शिकायत नहीं सर, सोर्स बताया है। सोर्स देवता तो नहीं है, हाँ, सीबीआई ये तो बताए सोर्स क्या था, भूत प्रेत आए थे, किसने दी वो रिपोर्ट? सीबीआई कार्यालय के अंदर आज भी मेरे द्वारा जो दस्तावेज दिए गए ना भाई साहब, वो दस्तावेज मौजूद है उनकी डायरी में, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अंबालाल नायक है। बिल्कुल ठीक बात है, आप समझ रहे हैं? उन्होंने, मैं ये नहीं मानता क्रेडिट कोई लेना चाहे कोई बात नहीं, बट सोर्स है ना, हाँ, क्योंकि उन्होंने ये नहीं आपका कहना बिल्कुल सही है, हम मैं मान रहा हूं ना, उसके अंदर लिखा है सोर्स, और ये मान के चलते हैं। सोर्स इसलिए लिखते हैं आपकी जानकारी के लिए कि अगर ये तो ठीक है मैं सामने आ रहा हूं खुल के, वरना तो कभी से है ना, आप समझ रहे हो, दफन कर देते, ठीक बात। तो उनका एक ये रहता है कि नहीं, जो कंप्लेनर है ना उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े या उसके जीवन के साथ में खतरा नहीं हो पैदा, इसलिए वो सोर्स बता देते हैं। परंतु अगर ये बात आती है सोर्स, तो सोर्स तो अंबालाल नायक है। तो 18 साल के बाद में जी आपको ये लगा कि हाँ अब ये माना है? नहीं सर, मैं तो शुरू से आशावादी था। तो नहीं, आप आशावादी थे, और इतना लंबा इंतजार करना मतलब किसी के बस की बात नहीं है, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ना, और वो भी अपने लिए नहीं। सर मैं तो ये मानता हूं, अभी और उदाहरण दो, आप माफ करना मुझे कहना नहीं चाहिए, ये प्रीमेच्योर है। मेवाड़ स्टेट की कई संपत्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट करा चुके हैं यहां के भूतपूर्व महाराणा, और उन जजमेंटों के अंदर कोई ऐसे दस्तावेज नहीं पेश किए गए, जो दस्तावेज पेश किए गए उनकी सत्यता के मामले में कोई प्रमाणिकता पेश नहीं की गई, उसके बावजूद भी आप समझ रहे हो ना, जजमेंट हो गए। आज मेरे मामले चल रहे हैं एसडीओ गिरवा के न्यायालय में, सिटी पैलेस, जग मंदिर, जग निवास, गार्डन होटल, मोती महल जो अपना टाया पैलेस कहते हैं, अपनी सहेलियों की बाड़ी का मैं जीत चुका हूं। ऐसे कई मामले हैं जिसके अंदर मैंने ये कहा है, न्यायालय से निवेदन किया है राइटिंग में कि ओरिजिनल इन्वेंट्री मंगाई जाए 1949 वाली, जिस वो जो कवर लेटर था ना, हाँ वो कवर लेटर मैंने कोर्ट में पेश किया है, इस कवर लेटर के साथ में जो इन्वेंट्री थी ना वो मंगाई जाए, उसी से ये ज्ञात हो सकेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी तो आदरणीय महामहिम महाराणा साहब की है और कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट प्रॉपर्टी है। इन एब्सेंस ऑफ दैट इन्वेंट्री कैसे जज करेंगे आप, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये महाराणा साहब की निजी प्रॉपर्टी है? ओके, तो ये मामला मैं मंगा रहा हूं इन्वेंट्री, और फिर वही वाली इबारत दोहराएंगे कि अगर इन्वेंट्री नहीं है तो मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो 27 मई 1947 को लागू किया था। ठीक बात है, तो कुछ है ऐसा मामला। अब आप क्या मानते हैं ललित लक्ष्मी विलास होटल के मामले में कि आगे कहां तक जाएगा? सर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा,
ये बात पक्की है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप समझ सकते हो कई जजेज ऐसे हैं कि दबंग है ना, दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, अभी तक हमको मतलब न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। मुझे भी है और मुझे हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। हाँ, नहीं मुझे भरोसा था, तभी तो मैं 18 साल से इंतजार में था। बिल्कुल ठीक बात है। और उसका परिणाम सामने है। परिणाम सामने है। तो वहां भी मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरा यह मानना है कि अगर मामला साफ सुथरा है, हाँ, तो कोई देखती आग मक्खी नहीं निकलेगा, कितना भी हो। इसे न्याय व्यवस्था पे तो थोड़ा भरोसा है, थोड़ा क्या बहुत कुछ भरोसा है। तो ठीक है अंबालाल जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने का। और वक्त वक्त पे जब भी हमको ज़रूरत होगी हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल आपके साथ हाजिर हो जाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।